वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, कोलकाता पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक बैठक में मौजूद रहेंगे। 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में भव्य शपथ समारोह होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। लेकिन सीएम के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जो कि पवन, हम ये जानते हैं कि अब ये एक ट्रेंड जो है अमित, ये बीजेपी ने बना लिया है कि जहां जहां वो जीत कर आती है उनका एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला होता है, जिससे वो कास्ट को साधने की कोशिश करती है। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, चूंकि आप तो खुद ही बंगाल के हैं, बंगाल में कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद जब आप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तब आपको रीजन वाइज, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज वो हर रिप्रेजेंटेशन के मानकों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर शुभेंदु अधिकारी, जो कि हम मानकर चल रहे हैं कि वो सीएम बनने जा रहे हैं, तो फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या एक महिला चेहरा सामने होगा, क्या एक ओबीसी चेहरा सामने होगा? नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जो बात कही है कि बंगाल में देखिए जब भी पॉलिटिक्स हुई है वहां पर कभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हुई है, लेकिन अगर आप वोटिंग का पैटर्न देखेंगे और जिस तरह से बीजेपी ने पूरी रणनीति बिछाई थी, उन्होंने उत्तर बंगाल में जो एससी समुदाय है कुछ बिहार में, उसको साधा था, राजवंशी को। उसी तरह से जब वो नीचे जंगल महल की तरफ आए तो उन्होंने एसटी को साधा था, मथुआ को भी साधा गया, जो कि नमशूद्र माने जाते हैं। तो ऐसे में उनका रिप्रेजेंटेशन उस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन कल होने वाले भव्य शपथ समारोह के लिए कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और वीवीआईपी समेत लाखों लोगों के यहां बैठने की क्षमता के लिए यहां पर कुर्सियां बिछाई जा रही हैं और ओथ सेरेमनी में एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, बता रहे हमारे संवाददाता पवन नारा। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस वक्त हम ब्रिगेड मैदान में हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज के दिन यहां ब्रिगेड मैदान में तैयारियां चल रही हैं। भगवा रंग आपको दिखाई देने लग गया होगा। पहले ममता बनर्जी के कार्यकाल में सफेद और नीला होता था, आज भगवा रंग है। और यहां चूंकि कीचड़ हो गया है तो वीआईपी लोगों के आने के लिए सड़क बनना शुरू हो चुकी है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो कैनोपी बनाई गई है जिसमें शपथ ग्रहण का स्टेज बनेगा। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए 10,000 स्पेशल इनवाइटी, 50,000 सीट और 1 लाख लोगों की व्यवस्था है। यहां से आप देखेंगे तो आपको इंतजामात का पूरा सिस्टम दिखाई देगा। यहां आप देखेंगे तो ये वो एनक्लोजर बन रहे हैं जिसमें गेस्ट रुकेंगे, कुर्सियां पहुंच चुकी हैं, जनरेटर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव का आगाज इसी ब्रिगेड मैदान से किया था और कहा जाता है जिसने ब्रिगेड को भर दिया उसने बंगाल को जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आखिरी भाषण में कह के गए थे कि अब मैं सिर्फ शपथ ग्रहण के दिन आऊंगा और अपना वादा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए यहां मौजूद होंगे। उससे पहले आज अमित शाह, गृह मंत्री भारत सरकार, यहां पहुंच चुके हैं और आज वो यहां गृह मंत्री के तौर पर नहीं, एक पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं। आज देर शाम विधायक दल की बैठक होगी जिसमें तय होगा कि बंगाल में मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। सबकी निगाहें उस बैठक पर हैं और ब्रिगेड मैदान पर जहां ये शपथ होने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको दे दी, पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और इस पर दिलीप घोष ने बयान दिया। खड़गपुर सदर से बीजेपी विधायक दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी का समय पूरा हो गया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दिलीप घोष ने कहा कि दीदी अभी भ्रम में है। समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। दीदी को भ्रम में है, दीदी में लोग आके हवा देके जा रहे, समझ नहीं पा रही है। जब जमीन पर गिरेगी ना, इतना चोट लगेगा वो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। वो छोड़ने वाली नहीं है। वो जो कुर्सी है उसको एकदम क्या बोले जबरदस्ती पकड़ के रखे है, कुछ जानते नहीं, ज्ञान नहीं है। तो ठीक है, पश्चिम बंगाल अभिशाप मुक्त हुई और ये पाप मुक्ति हुई। ये पाप थी ये तृणमूल सरकार, मानिकतला भी पाप मुक्त हुई और अभी मानिकतला और पूरा पश्चिम बंगाल ये जो तोलाबाज सिंडिकेट राज
और गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया। ये हम सब मिलके खत्म करेंगे इसको। अभिषेक कौन है? अभिषेक कौन है? जितना बड़ा लड़का नहीं है, जितना बड़ा चेहरा नहीं है, जितना दिन राजनीति की है, बड़ा बड़ा बातें करते हैं। अभी कहाँ उसको तो नहीं ढूंढ पा रहा है कोई। कहाँ है? तो बोले थे ना हड्डी उड्डी तोड़वा देंगे, बोले थे ना अमित शाह को चैलेंज लेते हैं। अरे मैंने क्या बोले, जितना बड़ा लड़का नहीं है उतना बड़ा बात। तापस रॉय भी उन नामों में से एक है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है अमित? बिल्कुल, क्योंकि ये मान के चलिए कि एक बहुत पुराने वेटरन पॉलिटिशियन है, टीएमसी के साथ जुड़े रहे, उससे पहले कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं और उनकी एक अच्छी छवि है और बहुत ही आप समझ सकते हैं कि इनको जरूर सम्मानित किया जाएगा, जगह दी जाएगी। लेकिन आपने सुना जो वहां पर दिलीप घोष ने कहा था कि मतलब आपका स्टॉप निकल गया है, आपका मंजिल निकल चुका है, लेकिन आप बस से उतर नहीं रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, तो कंडक्टर को आना पड़ता है। तो दीदी के लिए अब मुश्किल यही है कि उनकी जो गाड़ी वो आगे निकल चुकी है, अब उनको डिसाइड करना है कि उनको उतरना है तो कि नहीं लीडर उतरना। ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन में भी नहीं बची नहीं है, है, नहीं बची है। इसलिए उनकी राजनीति। लेकिन आज तो खैर बीजेपी की राजनीति की बात करने का दिन है और बीजेपी अभी आप जानते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में मंदिर की तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे और इससे पहले भी वो जा चुके हैं। 2-3 जो ऐसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, चाहे वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनका पहले पहुंचना हो या फिर गंगा सागर में उनका पहुंचना, और जो बात कही गई थी कि गंगा जो है वो गंगा सागर में जाकर मिलती है, जो उत्तराखंड से, गंगोत्री से जो चलती है गंगा सागर में जाकर मिलती है। तो उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, ये गंगा जहां जहां से होकर गुजरती है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। और गृह मंत्री अमित शाह से थोड़ी देर में दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी जाएंगे और ये काली मंदिर जैसा कि आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जो यहाँ पर थे, हम कह सकते हैं कि उनको ठाकुरी बोला जाता है और आइडल ऑफ पश्चिम बंगाल। हाँ, मतलब कि दक्षिणेश्वर काली की जब भी आप बात करेंगे तो वहां पर हमेशा रामकृष्ण परमहंस की बात की जाएगी, माँ शारदा की बात की जाएगी और विवेकानंद जिनको आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिनको अपना गुरु मानते हैं और वो रामकृष्ण मिशन में एक बार सोची भी थे कि मैं रामकृष्ण मिशन में शामिल हो जाऊं, तब उनको बताया गया था कि नहीं, आपको लोक सेवा करना है। और बेलूर मठ जो विवेकानंद ने जिनकी नींव रखी थी, तो दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी के ठीक गंगा पार के दूसरी तरफ ही वो मौजूद है और यहाँ पर जाने का मतलब जाहिर सी बात है कि आशीर्वाद तो लेंगे ही, साथ ही साथ ये बंगाल की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और जैसा कि गृह मंत्री ने कहा था कि बीजेपी अगर आएगी तो बंगाल की संस्कृति को और ज्यादा ऊपर ही लेके जाएगी, उसको मिटाने या उसको बदलने के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर इसकी राजनीतिक तौर पे देखते हैं तो जहां पर दक्षिणेश्वर पड़ता है या जहां जहां से गुजरेंगे वो सारे इलाके जब टीएमसी हुआ करते थे अब सबके सब भगवा हो चुके हैं, क्योंकि बरानगर होते हुए जाएंगे। दमदम इस वक्त बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है, जहां पर होटल है और जहां पर ऑफिस है इस वक्त बीजेपी का, जिसे राजारहाट न्यू टाउन कहा जाता है, वो भी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं जीता है। जब वो आगे निकलेंगे एयरपोर्ट से होते हुए, दमदम से होते हुए बरानगर जाएंगे, उसके बाद काशीपुर जाएंगे, काशीपुर से आगे जब गुजरेंगे और मुझे लगता है बरानगर काशीपुर रोड होते हुए जब जाएंगे तो ये पूरा भगवा हो चुका है। यहां तक कि दक्षिणेश्वर और उसके बाद पार में जाते हैं तो श्रीरामपुर पड़ता है, जिसे बाली का इलाका भी कहा जाता है, जो हावड़ा का इलाका, उसके बाद श्रीरामपुर। ये तमाम जो इलाके हैं मीनाक्षी, ये सब भगवा हो चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक है बीजेपी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने और एक बार फिर से उन बड़े चेहरों की बात कर ले जो चेहरे आपको पश्चिम बंगाल की सरकार में दिखाई दे सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी अगर सीएम हैं तो फिर एक महिला उप मुख्यमंत्री का होना क्या तय माने, और अगर वो चेहरा है, इसमें हम 2-3 नामों की बात कर ले अमित। एक नाम है आसनसोल से जो अपना चुनाव जीत कर आई हैं, उनकी हम बात कर लें। रूपा गांगुली की हम बात कर लें। अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली में हालांकि दोनों अलग अलग तरीके के अलग अलग मिजाज के पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान और विपक्ष की भी पॉलिटिक्स करते हुए अग्निमित्रा पॉल जितनी सेंसिटिव, जितनी आक्रामक और मैदान पर जितनी डटी हुई और अड़ी हुई दिखाई दी, जितनी महिला नेत्री हैं बीजेपी की, उनमें वो नंबर 1 दिखाई देती हैं। नहीं, बिल्कुल। आसनसोल जैसी जगह पे उन्होंने जब चुनाव लड़ा 2021 में, तो उस दौरान आपको याद होगा कितने हमले हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा था और मैदान में डटी रही, उन्होंने अपना चुनाव भी जीता। उसके बाद उन्होंने पार्टी को भी, यानी कहीं से भी पार्टी से अलग नहीं हुई, लगातार उनको
कई सारे विरोध भी झेलने पड़े, अपने इलाके में झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया। अग्निमित्रा पॉल की सबसे खासियत आपको इस लिहाज से समझना चाहिए कि एक ऐसी जुझारू लीडर है जिन्होंने ममता बनर्जी को टक्कर दी है। उनके हर एक बयान को अगर उन्हें लगा है कि वो बंगाल की जनता के हित में नहीं है, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। और खासतौर पे आरजीकर के बाद अगर आप देखते हैं तो कई ऐसे सौंदेश खाली का मुद्दा हो, वो सड़कों पर उतरी, वो गई, लोगों के बीच गई, लोगों के बीच जाके उन्होंने उस मुद्दे को जगाए रखा। अगर एक तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार अपने पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो अग्निमित्रा पॉल हर एक महिला कार्यकर्ता के साथ हर जगह पे, हर मोर्चे पे नजर आती थी। और उनका जो ये फायर बैंड एक तरह से इमेज जो है वो वाकई में पार्टी के लिए काफी आप कह सकते हैं सकारात्मक साबित हुआ और महिला उनके साथ जुड़ी। जी एक और ये ताजा तस्वीर आ गई है, ये कोलकाता से ही तस्वीर है। ये दक्षिणेश्वर पहुंच चुके हैं। दक्षिणेश्वर के आप यहां पर दर्शन करने के लिए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं दक्षिणेश्वर। और ये बहुत ही आपकी इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है क्योंकि रामकृष्ण परमहंस यहीं पर ही पुजारी थे। और बताया जाता है कि जब पहली मुलाकात हुई थी यहाँ पर विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस से, तो वो कमरा भी यहाँ पर मौजूद है जब उनसे मिलने आए थे, जिसके बाद वो उनके अनुयायी बन गए थे। ऐसा कहते हैं रामकृष्ण परमहंस मां काली से साक्षात्कार करते थे, बात ये करते बताया थे। जाता है हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हम जितनी भी चर्चा कर ले, आज तो दर्शक बस ये जानना चाहता है कि सीएम, डेप्यूटी सीएम, कैबिनेट की तस्वीर क्या होने जा रही है। तो सबसे पहले बात शुभेंदु अधिकारी को लेकर, यहां पर तो कोई दो राय है ही नहीं। सबसे बड़ा चेहरा, एक स्ट्रीट फाइटर इमेज, ममता बनर्जी को हराने वाला चेहरा, और कोई सबसे प्रबल दावेदार है तो वो तो शुभेंदु अधिकारी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी। और बीजेपी के किसी भी कॉरिडोर में किसी भी लेवल से अगर आप चेक करें तो उसमें कोई डाउट लेश मात्र भी नज़र नहीं आ रहा है शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। उसके पीछे वजह यह है कि अभी तक जो शुभेंदु अधिकारी का जो बीजेपी के लिहाज से जो टास्क रहा, जो उन्होंने परफॉर्म किया, वो तो है ही। इससे आगे का जो टास्क है सरकार में आ जाने के बाद, उसमें भी शुभेंदु अधिकारी में बीजेपी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल देख रही है, क्योंकि अब ये चैलेंज का दूसरा दौर शुरू होगा। अभी तक तमाम वायदों के बाद बीजेपी अब सरकार में आ गई है। अब सरकार में आने के बाद उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क रहेंगे और उस चैलेंजिंग टास्क को करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, ऐसा हमें बीजेपी के सोर्स से बताया गया। और उस मजबूत नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी का नाम बताया गया। और शुभेंदु अधिकारी के लिहाज से अगर आप समझें तो न सिर्फ गवर्नेंस की एक उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, बल्कि पोस्ट पोल वायलेंस में जिस प्रकार की तस्वीर आप देख रही हैं और उनके अगर अपने सहयोगी की गोली मार कर हत्या कर दी जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से अभी भी एक बड़ा चैलेंज है बंगाल में पॉलिटिकल कल्चर जो है वायलेंस का, उसको खत्म करने का। और वो भी शुभेंदु अधिकारी के सामने एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे उन सारी चीज़ों को भी न्यूट्रलाइज करें। और उस लिहाज से उस नाम में कोई भ्रम नहीं है। रह गई बात इसके अलावा मंत्रियों की, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि क्योंकि कुल अधिकतम 44 मंत्री हो सकते हैं बंगाल में, तो उसमें 30 से 35 लोग कल शपथ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वो महज अभी तक चर्चाएं हैं। टॉप लेवल पे उस बाबत कोई भी अभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हाल के दिनों में आप देखें तो बीजेपी का यही पैटर्न रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाती है अलग अलग, चाहे जाति की बात करें या क्षेत्र की बात करें, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से। तो बंगाल में भी उस बात को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन वो अभी चर्चाएं हैं। इतना ज़रूर है कि बंगाल का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसमें बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जो बड़े नाम की अगर आप बात कर लें, जैसे अग्निमित्रा पॉल की बात करें, निशीथ प्रामाणिक की बात कर लें, इसके अलावा दिलीप घोष की बात कर लें, अशोक लाहिरी की बात कर लें, इसके अलावा शंकर राय की बात कर लें, इस तरह से तमाम ऐसे बड़े नाम हैं। वो तो मंत्रिमंडल में आपको दिखेंगे। कुछ युवा चेहरा दिखेंगे, महिला प्रतिनिधित्व तो काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी बीजेपी से जीत कर आई हैं। बहुत पोटेंशियल लीडर के तौर पे ऐसी महिलाएं हैं जो कि बीजेपी में जीत कर आई हैं। तो उनका भी महिलाओं के नाम पर ही हम बात कर लेते हैं। अभी आपने एक नाम लिया अग्निमित्रा पॉल का, और अभी हमने उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें दर्शकों के साथ साझा की हैं। लेकिन जब हम उन महिलाओं की बात करते हैं जो बिल्कुल निचले तबके से आ रही हैं, अपनी लड़ाई लड़कर आ रही हैं, कलिता माझी जैसे चेहरे हो गए, अगर हम रत्ना देवनाथ जैसे चेहरों की बात करें, तो क्या एक मैसेजिंग के लिए ये तमाम चेहरों में से भी कोई एक चेहरा हो सकता है जो कैबिनेट में हो? और वो एक मिक्सचर रहेगा। जैसे मिक्सचर इस बात का रहेगा कि एक तो आपको गवर्नेंस भी देना होता है, उस काम को तो किया ही जाएगा, और दूसरी चीज़ की मैसेजिंग के लिहाज से भी कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आएगा
वो ये कि कौन गवर्न कर सकता है, कौन डिलीवर कर सकता है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बीजेपी के सामने और बीजेपी की सरकार के सामने अभी सबसे बड़ा टास्क यही रहेगा कि जो वायदे किए गए थे उन वायदों को आप डिलीवर करें। इस लिहाज से जो बड़े मंत्रालय हैं, वो बड़े मंत्रालय तो निश्चित तौर पे वैसे जैसे स्वप्न दास गुप्ता, पहले के जो मैंने नाम बताया, या अशोक लाहिड़ी की नाम बताए, दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक, इस तरह के शंकर राय, इस तरह के नामों को दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वो मैसेजिंग वाले नाम भी ज़रूर होंगे। अच्छा देवेंद्र, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें आई है वहाँ पर हमेशा दबे शब्दों में एक बात कही जाती थी कि जो दक्षिण बंगाल है उत्तर बंगाल को हमेशा निगलेक्ट करता रहा है कोलकाता से, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार इस भ्रम को तोड़ देगी? और क्योंकि बंगाल का जो भौगोलिक आप देखें, स्थिति देखें, तो जहां पहाड़ से लेके, जंगल से लेके, डेल्टा से लेके समुद्र का किनारा तक मौजूद है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या बीजेपी कर पाएगी या करने की तैयारी पहले ही कर चुकी है? ये निश्चित तौर पे करना ही होगा, और कर पाएगी वाली बात नहीं है, करना ही होगा। और वो एक आसान टास्क इस लिहाज से नहीं होता कि जैसे एक बड़ा क्वेश्चन ये ज़रूर रहता है कि आपके पास इतने सारे चेहरे हैं, 207 विधायक आपके पास ऑप्शन के तौर पर हैं, तो क्षेत्र के हिसाब से आप देखें, पोटेंशियल के हिसाब से देखें, इसके अलावा चाहे आप कास्ट की बात कर लें, जेंडर की बात कर लें, रीजन की बात कर लें, उन सारे पैरामीटर पर बीजेपी के पास ऑप्शन बहुत है। लेकिन यही एक चैलेंज भी होता है कि उतनी ज़्यादा संख्या में अगर आपके पास लोग हों तो फिर किन नामों को लेकर आप उसको मंत्रिमंडल में जगह देंगे, किन पर भरोसा करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा से निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी का रहेगा। जैसा अग्निमित्रा पॉल का नाम अगर आ रहा है तो इस लिहाज से कि शुभेंदु अधिकारी की बेहद भरोसेमंद मानी जाती हैं। इसके अलावा बाकी नामों को अगर आप देख लें, चाहे अशोक लाहिड़ी, दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता, ये इन सबों को दिल्ली का भी आशीर्वाद वैसे ही प्राप्त है और पहले भी ये लोग अपना पोटेंशियल अलग अलग भूमिकाओं में अपनी दिखा चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल, जैसे दार्जिलिंग से एक नाम है एक राय का, उनके नाम को बहुत प्रमुखता से बताया जा रहा है। जंगल महल से एक महतो के नाम को लगभग तय माना जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र से निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश ये करेगी कि एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन दिखाए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरिया में जैसे बीजेपी को सफलता हासिल हुई है उसमें ये और जरूरी नजर आएगा। ये चर्चा लाने ही वाली थी देवेंद्र की, ये जो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा जो हम देख रहे थे, शेड्यूल ट्राइब सीटों पर तो 100% का स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का, और शेड्यूल कास्ट की भी बात करें तो वहां पर भी 65% का स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में इनका भी प्रतिनिधित्व, हालांकि पश्चिम बंगाल में हम ये फिर कहते हैं कि कास्ट सेंट्रिक जो है वो चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो इन पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और इस तरह की चर्चा तो होगी ही होगी, और इस तरह के नाम होंगे ही होंगे। जैसे ट्राइबल बेल्ट में आप 16 की 16 सीट अगर बीजेपी जीत रही है तो निश्चित तौर पे उसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दें। और बीजेपी के पूरे कैंपेन को अगर आप देखें तो कैंपेन भी उसी रूप में था। जैसे अगर कुड़मी कम्युनिटी के लिए आप ये बात कर रहे हैं कि कुड़माली जो लैंग्वेज है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, तो उसके पीछे बीजेपी की कोशिश ये थी कि उस पॉकेट में जो 40 विधानसभा सीटें हैं उन 40 विधानसभा सीटों में एक बड़ा मैसेज दिया जाए। और अब जब वो मैसेज मिल गया रिजल्ट के तौर पर तो निश्चित तौर पर उसका रिप्रेजेंटेशन भी होगा। इसी तरह से राजवंशी की बात कर लें तो राजवंशी कम्युनिटी हमेशा से बीजेपी के पक्ष में वोट करते रही है, वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कोशिश ये रहेगी बीजेपी की कि चाहे शेड्यूल कास्ट की बात कर लें, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लें, या फिर महिला सेक्शन की बात कर लें, यूथ के हिसाब से बात कर लें, उन सारी चीज़ों में एक बैलेंस गवर्नमेंट बनाई। देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि 2014 से पहले अगर देखा जाए जो लोग बीजेपी के लिए काम करते थे या बीजेपी का झंडा लेकर नजर आते थे उनकी तादाद बहुत कम होती थी, जिसमें एक राहुल सिन्हा का भी नाम आता है, रितेश तिवारी भी हैं जो जीतकर भी आए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत पहले से काम किया, जब उनका नाम लेने वाला तक कोई नहीं था बंगाल में, क्या उनको भी ध्यान में रखा जाएगा या कंसीडर किया जाएगा? देखिए, राहुल सिन्हा तो ऑलरेडी राज्यसभा में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे सरकार में मंत्री तो नहीं होंगे, चुनावी उनको नहीं लड़ा गया था, राज्यसभा सांसद वो हैं। लेकिन रितेश तिवारी निश्चित तौर पे एक प्रमुख नाम है। और बीजेपी की इस कैंपेन को अगर आप देखें तो जैसे ही बीजेपी ने ये अपने कैंपेन को इलेक्शन मोड में डाला था तो उसमें पहला काम इस बात को लेकर किया गया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो अनुभव हुआ था बीजेपी को, टीएमसी से आए हुए लोग वो ज़्यादा प्रभावी हो गए और बीजेपी का अपना जो मूल कैडर है वो कहीं किनारे हो गया या उसमें डिफरेंसेस हो गए। इस बार बीजेपी उसमें बहुत ज़्यादा सतर्क थी और उस सतर्कता के साथ ही उसने पूरे कैंपेन को हैंडल किया है। जैसे
अगर शुभेंदु अधिकारी 2020 के आसपास बीजेपी में आए और बीजेपी में आकर अगर उन्हें एलओपी बनाया गया, तो दूसरी तरफ सौमिक भट्टाचार्य जो कि हार्डकोर बीजेपी के विचारधारा के निकले हुए व्यक्ति हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक नाम बस मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें, लॉकेट चैटर्जी का, क्योंकि वो लगातार काफी दिनों से पार्टी के साथ जुड़ी रही, उन्होंने कैंपेन के दौरान भी काम किया है। क्या उनके बारे में भी कुछ सोचा जा सकता है या सोचा गया है? मेरे ख्याल अमित, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र, थोड़ी सी देर के लिए हम आपको इसलिए ब्रेक दे देते हैं, 12 बजे का बुलेटिन शुरू होगा और फिर उसके बाद आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितने भी नामों की फेहरिस्त अमित ने तैयार कर रखी, हर एक नाम पर हम आपसे करेंगे चर्चा। बहुत शुक्रिया आपका। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। थलपति विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर होने के कारण सत्ता की राह कांटों भरी नजर आ रही है। टीवी के चीफ विजय अब तक बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। टीवी के 107 विधायकों को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है और यह आंकड़ा 112 तक पहुंचता है। विजय को बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए, लेकिन विजय अभी भी 6 विधायकों का समर्थन तलाश रहे हैं। टीवी के और सीपीएम, सीपीआई और वीसी के समर्थन देंगे या नहीं, इसका आज फैसला होगा। तीनों दलों ने आज मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद विजय को सपोर्ट करने का फैसला लिया जाएगा। विजय ने कल फिर राज्यपाल से मुलाकात की थी और राज्यपाल ने विजय को बहुमत के साथ आने के लिए कहा। इस बीच तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है उस पर स्टालिन की भी नजर है। यहां तक कि एआईएडीएमके और डीएमके के गठबंधन की खबरों को भी हवा मिल रही है। इस वक्त तमिलनाडु में बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। अब विजय रथ पर कौन सवार होगा, इसे लेकर ही मंथन चल रहा है। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ गए हैं इस वक्त चेन्नई से। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इतनी बड़ी ताकत है, डीएमके के खिलाफ मैंडेट है, इसके बावजूद सरकार नहीं बन पा रही है। क्या हो रहा है इस वक्त चेन्नई में? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, बहुत सही कहा आपने। पिछले 24 घंटों में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदला है। सबसे पहले दूसरी बार जब विजय राज्यपाल के सामने गए थे तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि 118 विधायकों के समर्थन के चिट्ठी के साथ अगर वो आएंगे तभी वो सीएम उन्हें बनाने दे सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो स्टालिन पहले ये कह रहे थे कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे और 6 महीने विजय की सरकार को चलते हुए देखेंगे, उसके बाद वो अपनी रणनीति तय करेंगे। शाम में विधायक दल की बैठक में ये कहा गया कि हालांकि डीएमके को विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है, लेकिन अगर कोई घटनाक्रम बदलता है तो उस पर फैसला लेने का अधिकार स्टालिन का होगा। इस लाइन ने जो है प्रस्ताव की वो बहुत बड़ी राजनीतिक चर्चा को यहां पर छेड़ दिया। उसके बाद तुरंत हमने देखा कि एडप्पाडी पळनिस्वामी यहां से चेन्नई से रिसोर्ट गए, अपने विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि सब एकजुट रहें, जल्दी कोई बड़ी खबर जो है आपको मिलेगी। तो इसका मतलब वहां से ये शुरुआत शुरू हुई है कि क्या जो है विजय की पार्टी को रोकने के लिए सारे विपक्ष एक साथ लामबंद हो रहे हैं। इसमें ये बहुत जरूरी है कि राघवन आपसे और समझना चाहती हूँ, ये एंगल ये है कि क्या एआईएडीएमके और डीएमके दोनों को ये डर लग रहा है कि एक फोर्स टीवीके की, और अगर आने वाले दिनों में बीजेपी भी वो फोर्स बनती है तो क्या ये द्रविड़ पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है? तो एआईडीएमके को टूटने से भी बचाना है और डीएमके की पॉलिटिक्स को भी जिंदा रखना है, इसलिए अब द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर ही एक हो जाना उनकी पार्टी की सेहत के लिए ठीक है। नहीं, अब आप लॉजिक देखिए, ये कह रहे हैं कि क्या नीतीश और लालू साथ नहीं आए, क्या बीएसपी और एसपी साथ नहीं आए, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आए। अब इस लॉजिक पर काम करना शुरू हो गया। यही मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे संभव होगा। ये तभी संभव होगा जब ये जो 3 पार्टी का जिक्र बराबर हम कर रहे हैं वो तीनों पार्टियां बहुत क्रूशल है। वीसीके, सीपीआई और सीपीएम, 6 विधायक हैं, सबकी बैठक चल रही है। तीनों ही पार्टियां डीएमके गठबंधन का 20-22 साल से हिस्सा रही हैं। जो स्टेट लीडरशिप है वो नहीं चाहती है कि वो डीएमके का से नाता तोड़ ले। सेंट्रल लीडरशिप जो दोनों पार्टियों की है, सीपीआई सीपीएम की पोलित ब्यूरो, वो ये कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए, यहां तक कि कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। लेकिन क्या होगा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जो वीसी के है उन्होंने कह दिया कि जो सीपीएम फैसला करेगी वो उनके साथ हम चलेंगे, क्योंकि पिछले 40 सालों के साथ हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों पार्टियों के 6 विधायक जो वो उनके हाथ में अब पूरा जो है गेम है। अगर ये 6 विधायक विजय के साथ जाते हैं तो मामला खत्म है, 118 उनको संख्या बल मिल जाएगा और शपथ दिलानी पड़ेगी गवर्नर को। अगर नहीं जाते हैं
तो उसके बाद जो आपने कहा वो शुरू होगा। एआईडीएमके बैकडोर से डीएमके के समर्थन की मांग करेगी, और चूंकि संख्या बल उनके पास ज्यादा है तो हो सकता है, क्योंकि गवर्नर ने ये बहुत साफ कह दिया है कि भले ही वो एआईडीएमके डीएमके मिलकर साथ आ जाए, अगर उनके पास संख्या बल है तो वो उनको भी न्योता देंगे, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आज ये तीन पार्टियों की जो बैठक हो रही है, क्या आज ही फैसला आ जाएगा, क्या फैसला कल तक भी टल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बातचीत का दौर अभी भी खुला हुआ है, सारे सिरे खुले हैं। और एक और बड़ी बात मैं फाइनली कह दूं कि एआईडीएमके में भी जो टूट की हम खबर बार बार कर रहे थे, ये बहुत निश्चित तौर पर है कि कुछ विधायक जो हैं टीवीके के संपर्क में हैं। पळनीस्वामी के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि वो अपने सभी विधायकों को एकजुट रखें। आप नफर बनाए रखें, और सबसे ज्यादा एक्शन तो मुझे लग रहा है इस वक्त तमिलनाडु में ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।